आज का जो हमारा टॉक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग नर्सेज, डॉक्टर्स, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखते हैं पेशेंट्स में। और हम लोग इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पेशेंट्स मिलेंगे इस बीमारी को लेकर के और हमें उनको ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो इसको अंडरस्टैंडिंग हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो आज का हमारा टॉक का एम बेसिकली यही है कि हम ऑब्वियसली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे, और इस एनाटमी को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉजेज क्या हैं इन इन्फेक्शंस के। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ हम लोग, क्योंकि ट्रीटमेंट मोर ऑफ डॉक्टर्स के लिए है। लेकिन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम क्या रोल प्ले करते हैं, नर्सेस क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो बिफोर हम समझ सकें कि यूटीआई कहते किसको है, हमें समझना होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है। तो सब ऑब्वियसली जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें हमेशा समझने की कोशिश करना है कि एनाटमी एनाटमी क्या है हमारी। एनाटमी हमें काफ़ी आइडिया देगी। तो ये हम अगेन, हमारा इंडिविजुअल है, पेशेंट है, हमारे सामने खड़ा है, और हमने ऐसा किया है कि सामने का पूरा एब्डोमेन को स्लाइस कर दिया है, स्किन मसल सबको कट करके एक्सपोज कर दिया। हमने सिर्फ यही नहीं किया, हमने स्टमक को हटा दिया है, हमने लिवर को हटा दिया है, हम लोगों ने सारा हाथ, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, सबको हटा दिया। जब एकदम पीछे चले जाएंगे पेट के, तब हमें जा करके ये स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू होता है पेट के पीछे। इन लोगों को रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि एकदम पेट के पीछे हैं, पेरिटोनियम के भी पीछे रहते हैं ये। पेरिटोनियम क्या होता है हम डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमें बस इतना जानना है कि एकदम काफी पेट के पीछे लोकेटेड रहते हैं। इतना पीछे हैं कि पीठ से आप इनको नजदीक है, पीठ के। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे, इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमारा किडनी दिख रहा है, ये लेफ्ट किडनी दिख रहा है, ये राइट किडनी दिख रहा है हमारा। ठीक है ना, किडनी का ये इस एरिया को हाइलम कहते हैं। हाइलम के एरिया में किडनी के ब्लड वेसल्स, किडनी का आर्टरी, किडनी का वेन सब जा रहे होते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यूरेटर है। ये वो पाइप है जो यूरिन को लेकर के जा रहा होता है। तो इस और किडनी के ऊपर भी आप ये देखेंगे, उसको एक टोपी पहना हुआ है। ये टोपी को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी को रीनल भी कहा जाता है। तो एड्रीनल मतलब किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, तो दोनों साइड होता है ये एड्रीनल ग्लैंड। और इसका फंक्शन हम दूसरे लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि किडनी और यूरिन कैसे बन रहा है एक सिंपलिस्टिक डिटेल में, और यूरिन का ट्रैक्ट कैसा है। ठीक है, ये आगे कहाँ जाता है। इस फोटो में हम लोग को ब्लैडर और ये सब चीजें कुछ भी नहीं दिख रही है। तो चलिए इसको और जूम करते हैं, इस फोटो को हम और भी नजदीक से देखते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करके हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट हमारा क्या क्या बनाता है। तो हम किडनी किडनी के अंदर भी हम देखेंगे अगले फिगर में। किडनी के बाद ये यूरेटर है। यूरेटर से पहले, यूरेटर का ये पेल्विक एरिया कहा जाता है इसको। ठीक है, पेल्विस। और पेल्विस का दूसरा टर्म पाइलोवी कहते हैं। ठीक है, तो ये यूरेटर का पेल्विस है। पेल्विस के बाद यूरेटर पाइप आ रहा होता है यहाँ पर। यूरेटर है ना, यूरिनरी ब्लैडर में घुसता है। तो ब्लैडर में आप देख सकते हैं कि दो छेद है, उसी छेद से पीछे से ये घुस रहा होता है। यूरेट्रल ओरिफिस कहा जाता है ब्लैडर। और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है यूरीथ्रा में। ठीक है, ये फाइनल पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो आपसे जब कभी कोई पूछे कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है, तो आप बताएंगे कि बेसिकली किडनी के पेल्विस से शुरू होता है, यूरेटर होता है, उसके बाद यूरेटर जाकर के ब्लैडर में घुसता है। ब्लैडर में घुसने के बाद ब्लैडर से यूरिन आपका यूरिथ्रा के थ्रू चला जाता है। तो इन सब किसी भी ट्रैक्ट, इस कहीं पर भी इनमें इन्फेक्शन होने को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यही सिंपलिस्टिकली पुट है। तो ये दो साइड होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फंक्शन कैसे है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी कैसे, यूरिन का एकदम सिंपलिस्टिक फिजियोलॉजी में पढ़ाना चाहता हूँ ताकि ट्रैक्ट आप समझिए। हम लोग नहीं जानेंगे आज की यूरिन के अंदर, किडनी के अंदर यूरिन कैसे बनता है, बट मेनली कोशिश करेंगे उसके ट्रैक्ट को समझने के लिए। तो इसको अगर डिवाइड कर दें, हटा दें, हटा करके उसको कट करके देखें अंदर में, तो किडनी का दो पार्ट हम लोगों को दिखता है इसमें। बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर अंदर के पार्ट पार्ट को मेजुला कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स एंड मेजुला। अब जब भी कभी किडनी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कॉर्टिको मेजुलरी जंक्शन या डिफरेंशिएशन इंटैक्ट वर्सेस नॉट इंटैक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन करने के लिए किडनी का ये अंदर का एनाटमी होना बहुत जरूरी है। उसका कॉर्टेक्स और मेडुला काम करता रहना चाहिए, तो किडनी काम अच्छे से नहीं करता है। तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देख करके भी हम लोग कई बार आइडिया ले सकते हैं कि किडनी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ आता है, ब्लड लेकर के आएगा, लाने के बाद ब्लड को फिल्टर करके पूरा यूरिन बन करके ये पेल्विस में पहुंचता है, और पेल्विस में पहुंचने के बाद यूरेटर में जाता है। तो यही इसका टिपिकल फ्लो है। अब हम थोड़ा सा कुछ कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो एक दिन में कम से कम 150 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड कितना होता है पेशेंट में? 5 लीटर। मतलब 30 गुना
बार ब्लड फ्लो करता है किडनी में उसको फिल्टर करने के लिए, इतने बार ब्लड को फिल्टर किया जाए। किडनी एक तरह से समझ लीजिए कि छलनी है, जैसे किचन में चाय बनाने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही छलनी है। तो वो पूरी गंदगी को साफ करिए, ब्लड को उससे गुजारती है, ब्लड की गंदगी को साफ करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल करती है कि सोडियम कितना रहना चाहिए, पोटेशियम कितना रहना चाहिए, अंदर में जो हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो खाते हैं वो टूटता है, उसमें से जो गंदगी नाइट्रोजन वाली गंदगी निकलती है उसको भी फिल्टर करके हटाना, तो किडनी का यही सब काम है। और जैसा कि मैंने बताया कि 150 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन यूरिन कितना बनता है? यूरिन तो केवल 1.5 लीटर के आसपास बनता है, अगर बहुत बना तो। गर्मी में और भी कम बनता है। तो समझिए कि इतना, तो किडनी आपसे कोई पूछे कि किडनी का फंक्शन क्या है, तो आप ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है किडनी, बजाय इसके कि वो फिल्टर करे। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें किडनी एब्जॉर्ब कर, क्यों ऐसा करेंगे? नहीं तो हमें बार बार सोडियम बहुत ज्यादा लेना पड़ जाएगा, तो किडनी उस चीज को कंजर्व करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सी दवाएं जो हम खाते हैं, लेते हैं, पेशेंट को देते हैं, उन दवाओं को भी किडनी एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो इसीलिए दवा किसी पेशेंट को अगर एक बार आप दे देंगे तो हम जिंदगी भर वो दवा अंदर नहीं रहती, क्योंकि किडनी नहीं तो लिवर उसको दवा को बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए हमें दवा बार बार देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि हमेशा हॉस्पिटल में डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल यूरिन कैसे याद रखना है आप लोगों को, तो आधा सीसी पर किलोग्राम पर आवर, ठीक है। यही हम लोग को अपना तरीका मेंटेन, 50 किलो का अगर इंसान है तो 25 सीसी कम से कम बनाएगा, 25 ml यूरिन 1 घंटे में कम से कम बनाएगा पेशेंट। तो इस चीज को हमें समझ लेना है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चों में अगर हम देखेंगे तो वो बच्चे 1 सीसी, अगर बच्चा 20 किलो का है तो 20 सीसी यूरिन पर घंटा बनाएगा, तो बदल जाता है, देख रहे हैं एकदम 2 गुना हो गया उसका यूरिन। अब 1 साल का छोटा बच्चा है तो कितना बनाएगा? वो 2 सीसी पर किलोग्राम पर घंटे बनाएगा। तो अगर 10 किलो का बच्चा होगा तो 20 सीसी बना देगा। तो इस चीज को समझ में हमें आना है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा अगर हम ये नहीं समझ रहे। तो किडनी की फिजियोलॉजी बस इतनी आपको आज समझनी है कि किडनी का कॉर्टेक्स एंड मेडुला होता है, और ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने से यूरिन बनता है। एक दिन में 150 से 180 लीटर ये आपका प्राइमरी यूरिन जिसको कहते हैं ब्लड फिल्टर होकर के, लेकिन इवेंचुअली जो ब्लैडर में आपके पहुंचता है वो है 1.5 लीटर के आसपास पहुंचता है उसका, ठीक है। तो 1% के रेंज में पहुंचता है वो, ठीक है। गर्मी में यूरिन थोड़ा सा कम बनेगा क्योंकि बॉडी को ज्यादा पानी कंजर्व करना है। किडनी का फंक्शन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको भी हटाना है, बहुत सी दवाओं को भी हटाना है, और हम लोग को ये आउटपुट समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे कि ये समझ गए और यूरिनरी ट्रैक्ट समझ गए, फिजियोलॉजी समझ गए। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्टर हो करके गुजर रहा है नीचे से, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो ये जो फिल्टरिंग हो रही है, ये सफाई चल रही है, समझिए ये किडनी में जो फिल्टर और फ्लो रहता है, इससे इसकी सफाई भी होती रहती है। तो किसी वजह से अगर ये ब्लड कहीं पर जाम हो जाए, मतलब यूरिन कहीं पर जाम हो जाए, नहीं फ्लो कर रहा है ठीक से, तो उन जगहों पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, कहीं जाम भी नहीं करना है चीजों को। तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि वो सब इन्फेक्शन कौन कौन है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इन्फेक्शन? अगर यूरेथ्रा इन्फेक्शन होगा, जो फाइनल पेशाब का रास्ता है, तो उसके इन्फेक्शन कहते हैं यूरेथ्राइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, हम पैथोलॉजी क्लास में डिटेल में बताएंगे, बट आज भर इतना ही जानना है। यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, ठीक है। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर का इन्फेक्शन। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब ऊपर का यूरेटर और पेल्विस, पेल्विस मैंने बताया था कि पाइलो कहते हैं, तो जहां पे दम शुरू होता है यूरेटर वहां का इन्फेक्शन पाइलो, और किडनी में चला गया तो पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। केवल पेल्विक का इन्फेक्शन जनरली नहीं होता है, दोनों का मिल करके होता है, तो इसलिए पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। और ये सब से अगर आप बहुत बीमार हो गए, आपको फीवर होने लगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, तो उसको यूरोसेप्सिस कहते हैं। ये इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इन्फेक्शन में एक और चीज क्या है, एक और क्लासिफिकेशन किया गया है इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, ठीक है। तो अगेन हमने बताया ये एरिया जब आपका अफेक्ट होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, इसी तरह से इसका पार्ट है। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन किया गया, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई का बेसिकली ये मतलब हुआ कि पाइलोनेफ्राइटिस जनरली है ना अपर यूटीआई के इन्फेक्शन में, या रीनल एब्सिस ऐसी कुछ हो गई तो उसको अपर यूटीआई, ये ज्यादा सीरियस चीज है, इसके पेशेंट बहुत बीमार होते हैं, हम लोग को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, आईवी दवा चलानी पड़ती है, कई बार स्टेंट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ट्यूब नेफ्रोस्टमी ट्यूब लगाना पड़ता है वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। तो अपर यूटीआई अगर कोई बोले तो दिमाग में जान चाहिए वो इमरजेंसी है, ठीक है। लोअर यूटीआई ऑन दी अदर हैंड कॉमन है, और लोग इसमें बहुत बीमार नहीं होते हैं, और इसके सिम्टम्स होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो आपको कोई भी बोले यूटीआई तो आपको हमेशा सोचना है कि अपर यूटीआई है कि लोअर यूटीआई है, और अगर अपर यूटीआई है तो ये इमरजेंसी है, इस पर पूरा ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इन क्यों होता है किसी को इन्फेक्शन, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इन रिस्क फैक्टर्स के थ्रू जाएंगे कि देखा गया है कि औरतों में मेल से ज्यादा होता है, फोलिक एसिड लगने की वजह से होता है, प्रेग्नेंट
जो पेशेंट रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिन लोगों के स्टोन्स रहता है उनमें हो जाता है, जिनको बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर या प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट में हो जाता है तो उसमें भी इन्फेक्शन लोगों को हो जाता है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उसमें भी लोगों को यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल से ज़्यादा फीमेल को क्यों होता है। तो वो समझने के लिए हम लोग को देखना होगा कि ये यूटीआई का जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है वो स्टूल वाले रास्ते से, पैखाने के रास्ते वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो मेल्स में पीनस होने की वजह से यूरेथ्रा का लेंथ देखिए, देखिए कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। और फीमेल में देखिए कितना छोटा इसका लेंथ है, मतलब ब्लैडर से कितना नजदीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया अगर गलती से यहाँ घुस गया तो उसके लिए चढ़ना कितना मुश्किल है यहाँ पर, और यहाँ कितना आसान है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि फीमेल में ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है और मेल में क्यों नहीं होता है, तो उसका आपका आंसर होगा कि फीमेल में यूरिथ्रा जो है छोटा होता है। तो यूरिथ्रा छोटे होने की वजह से बैक्टीरिया ज्यादा आराम से घुस सकता है, और एक बार बैक्टीरिया घुस गया इसमें तो फिर इससे आगे भी जा सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यही आंसर है कि मेल से ज्यादा फीमेल में क्यों होता है यूटीआई, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हम देखेंगे कि फोलिक कैथेटर जब हम पेशेंट में डालते हैं तो उसके चलते यूटीआई का रिस्क क्यों है। तो फोलिक कैथेटर सिर्फ डालने से नहीं होता है, फोलिक कैथेटर जो अंदर जो पाइप रहती है वो पाइप की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया इस पाइप से चढ़ करके अंदर जा सकता है। पेशाब आपका फोलिक कैथेटर के अंदर से जा रहा है तो वो जगह को साफ नहीं कर पाएगा ठीक से, और इस पाइप पर धीरे धीरे बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी पेशेंट को फोलिक कैथेटर लगा हुआ तो हम लोग दिमाग में ये डालना है कि भैया यूटीआई का रिस्क बहुत हाई है, और इसको काउटी कहा जाता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्योंकि रिस्क हाई है तो इसलिए हम लोग को डेली ध्यान देना है कि इस पेशेंट को फोलिक कैथेटर क्यों लगा हुआ है, रोज पूछना है हम लोगों को, ठीक है। और अगर जरूरत नहीं है तो हटा देना है फोलिक कैथेटर को, क्यों, क्योंकि रिस्क बढ़ता चला जाता है हर दिन, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म का ये मतलब होता है कि पहले बैक्टीरिया कहीं पर भी अंदर घुसना चाहेगा कोई भी ट्यूब से, कोई भी फॉरेन बॉडी से, तो क्या करता है उसके सरफेस पर अपना एक फिल्म बना लेता है। समझिए कि एक तरह का एक परत परत बना लेता है। वो परत जनरली बहुत रेसिस्टेंट होता है, उसको बॉडी मार नहीं सकती आराम से, तो परत बनाने के बाद धीरे धीरे वो घुस करके इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि पेशेंट जिसको फोलिक कैथेटर रहेगा उनको रिस्क काफी ज्यादा रहता है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट रिस्क पे जाएंगे अब। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। उसका क्या क्या कारण है, तो यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होने की वजह से पेशाब की थैली को पुश कर रहा होता है, इसकी वजह से, और हॉर्मोन्स की वजह से यूरिन ज्यादा रह जाता है ब्लैडर में ज्यादा देर तक। उसकी वजह से ये होगा कि जब ब्लैडर में यूरिन रह जाएगा कुछ देर तक तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फ्लशिंग मैकेनिज्म है कि यूरिन बन रहा है, ब्लैडर में आ रहा है फिर खाली हो जा रहा है, इसकी सफाई चलती रहती है। जैसे टॉयलेट में कैसे फ्लश होता है, तो फ्लश ऑन करने से कितनी सफाई हो जाती है, तो उसी तरह से किडनी में जो यूरिन बन करके पूरी सफाई चलती रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से यूरिन कहीं रुक गया किसी जगह पर तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा यूट्रस होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर को वो दबाता है, उसके चलते यूरिन ज्यादा यूट्रस में जमा रहती है, सॉरी ब्लैडर में जमा रहती है, उसके चलते वहां पर इन्फेक्शन होने का रिस्क है। हॉर्मोन्स के भी चलते, प्रेगनेंसी में बहुत से हॉर्मोन्स पेशेंट के अंदर रहते हैं, उनकी वजह से भी ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रेग्नेंट पेशेंट को थोड़ा हाइजीन करना थोड़ा मुश्किल है जब पेशाब करने के बाद, और खास करके इस चीज को समझना है कि हमेशा हाइजीन मेंटेन रखना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके स्टूल के रास्ते से आ रहा है बैक्टीरिया। तो अगर आप किसी वजह से यूरिन या स्टूल करने के बाद सही से सफाई नहीं करी तो वो बैक्टीरिया वहां पर आपके यूरेथ्रा में आ जाएगा। खास करके फीमेल पेशेंट में हमने बताया कि कितना छोटा यूरेथ्रा होता है, तो वही बहुत आराम से अंदर घुस करके पहले यूरेथ्राइटिस, फिर सिस्टाइटिस, फिर इवेंचुअली पाइलोनेफ्राइटिस तक कॉज कर सकता है, डेंजरस, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में ये सब रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्टोन्स जब बन जाता है किडनी में, चाहे ब्लैडर में, चाहे यूरेटर में, तो उन सब स्टोन्स के चलते क्या चक्कर है। तो खास करके ऐसे पेशेंट को बार बार यूटीआई होगा। स्टोन्स का मतलब ये होता है कि अंदर में जो किडनी इतना सॉल्ट एक्सक्रीट कर रहा है, कैल्शियम का, फास्फोरस का, वो सब सॉल्ट के चलते ये जमा होकर के स्टोन बन जाता है, ठीक है। और उसका बहुत बड़ा कारण है किडनी का एसिड का बैलेंस इधर उधर होने के चलते ऐसे स्टोन्स बन रहे होते हैं। तो स्टोन्स में केवल वो पत्थर का पार्ट कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम सिर्फ नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया भी कई बार ट्रैप होता है, और वो स्टोन कई बार ऐसा होगा कि घुलेगा थोड़ा सा तो उसमें से बैक्टीरिया रिलीज होगा, तो बार बार इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई होता रहता है। जिन लोगों को स्टोन्स आएगा उनको यूटीआई होने का रिस्क हाई रहता है बार बार। उसके यूरो सेप्सिस होने का भी चांस है, क्यों, क्योंकि ये स्टोन्स अंदर में बैक्टीरिया रिलीज कर सकते हैं, ब्लड में आपके जा सकता है, और ब्लड में जाने की वजह से यूरो सेप्सिस कहते हैं।
पेशेंट को यूरोसेप्सिस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टैगहॉर्न कैलकुलस एक स्पेशल तरह का स्टोन है, जो कि ये पूरा पेल्विस को ऑक्यूपाई कर लेता है, भर जाता है पूरे पेल्विस में। ये खास करके प्रोटियस एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन से ही होता है। तो इसलिए जिन लोगों को पेशेंट को अगर आप एक्सरे देख रहे हैं, उनको स्टैगहॉर्न कैलकुलस दिख रहा है, आपको समझ जाना है कि ये इन्फेक्शन तो है ही, बिना इन्फेक्शन के बना ही नहीं है ये स्टोन, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या होता है इन लोगों को, अब हम स्टोन से आगे बढ़ेंगे। उन पेशेंट को, जो बूढ़े पेशेंट है जिनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट के चलते तकलीफ हो रही होती है, तो इन लोगों को अगर हम देखेंगे तो हमने देखना है कि इस एनाटमी को हमें समझना है। तो यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा, और प्रोस्टेट मेल पेशेंट्स में यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ने लगेगा तो ये आप देख सकते हैं कि यूरिथ्रा को कैसे दबाना शुरू कर दिया। तो दबाने की वजह से क्या होगा, यूरिन अंदर में नीचे बाहर नहीं निकल पाएगा ठीक से, तो यूरिन जमा होने लगेगा। तो समझिए कि ये वैसा है, जमा होने की वजह से बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकता है। जनरली हमने क्या बताया कि फ्लश करता रहता है, क्लीन होता रहता है, बार बार यूरिन बनता है, निकलता है। तो इन पेशेंट्स को यूरिन पूरी तरह निकलेगा नहीं, तो यूरिन जमा होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया आराम से ग्रो करने लगेगा। बैक्टीरिया को बहुत पसंद है कोई चीज ठहरा हुआ पानी जहाँ पर रहता है वहां पर इन्फेक्शन होने का रिस्क हाई रहता है। तो इसलिए उसी तरह का इन्फेक्शन यहाँ होने का, तो इस तरह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स को ये इस तरह के इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी हाई रहता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि बीपीएच के पेशेंट को होता है। एक और चीज मैंने बताया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हमेशा हमें ध्यान रखना है, इनके ध्यान के हिसाब से ही हमें बढ़ना है। तो अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो रिस्क फैक्टर तो हमने देख लिया कि क्या क्या वजहों से यूटीआई हो सकता है, लेकिन क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स बताएंगे। साइन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आप देख करके बता सके, जैसे पेशेंट का यूरिन आपने देखा तो देखा उसमें पस की तरह दिख रहा है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। सिम्टम्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पेशेंट आपको बताएगा, जैसे पेशेंट बोलेगा मुझे दर्द हो रहा है पेल्विस के पास, बोलते पेशेंट की पेरू के पास मुझे दर्द हो रहा है या पेशाब में जलन, तो वो आप देख नहीं सकते हैं, वो पेशेंट का सिम्टम कहते हैं उसको। तो ऐसी चीज जिसको आप देख करके पहचान लें, जैसे हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर लो है, ऑक्सीजन, उन सबको साइंस कहते हैं जो आप देख करके पहचान सके। और सिम्टम्स का मतलब ऐसी चीज जो पेशेंट बताता है, आप देख नहीं सकते हैं, तुम पेशेंट, तो हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स पे ध्यान देंगे। तो डिसयूरिया बहुत कॉमन है, जिस भी पेशेंट को यूरिथ्राइटिस या सिस्टाइटिस ये सब चीजें होंगी उनको डिसयूरिया बहुत मिलेगा। डिसयूरिया का क्या मतलब होता है, डिस मतलब पेन होता है और यूरिया मतलब यूरिन, तो पेनफुल यूरिनेशन। ये सब पेशेंट सिर्फ दर्द नहीं बताएंगे, जलन भी बताएंगे कि मुझे जलन हो रही है पेशाब करने में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, बार बार इनको पेशाब लगेगा पेशेंट को, और बार बार दौड़ेंगे पेशाब करने के लिए, अर्जेंसी होती है, ऐसा लगता है कि बस अभी जाना है, करना है, जाना है, करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि इनकॉन्टिनेंस भी हो जाएगा, पेशाब इतने जोर से लगा हुआ है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जिन पेशेंट को बार बार पेशाब ऐसा जोर से लग रहा है और एकदम तकलीफ मिल है, आराम नहीं मिल रहा है, ज्यादा कारण है उन लोगों को कि सिस्टाइटिस, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। ये लोग जब बार बार जाते हैं तो इनको बहुत यूरिन नहीं होता है, इनको थोड़ा यूरिन होता है। तो आप इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पे जा रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे कि मुझे यूरिन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम होता है। ये सब सिम्टम्स है, और ठीक है ना। और आप देख करके पहचान सकते हैं कि साइंस भी है कि इनको कम यूरिन हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार यूरिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफी पेशाब होने वाला है, लेकिन हो नहीं रहा है उतना, ठीक है। और देखेंगे तो जितना भी पहले हमने बताया वो ज्यादातर कॉजेज हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के। अब हम देखेंगे अपर, जब पाइलोनेफ्राइटिस टाइप की चीज होती है तो उनका सिम्टम्स कैसा होता है, तो बहुत डिफरेंट है उनका सिम्टम्स। वो फ्लैंक पेन बताएंगे, बोलेंगे पीछे मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग उनको है ना सीवीए टेंडेनेस देखते हैं, हाथ रखते हैं। मैं सिखाऊंगा ये चीज आप लोगों को हॉस्पिटल में पेशेंट पे करके या किसी नर्स पे करके दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप याद रखिए कि फ्लैंक पेन बता रहे हैं, पीछे दर्द बताते हैं पेशेंट, ठीक है। फीवर बताएंगे, फीवर एंड चिल्स, काफी बीमार लगेंगे, देखने में लगेंगे कि अच्छे नहीं लगेंगे, अनहेल्दी लगेंगे देखने में, ठीक है। इन लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग होगा, ये बहुत कॉमन है, फ्लैंक पेन पीछे होना, पीठ के पास, फीवर लगना, काफी हाई फीवर रन करना, चिल्स भी आना, और नॉजिया वॉमिटिंग मतलब उल्टी लगना, उल्टी होना। बल्कि पेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये किडनी का प्रॉब्लम है, लेकिन उल्टी लगना, ठीक है। एक और चीज बहुत जरूरी है जानना नर्सेस को, हम लोग सब लोगों को, कि जब बूढ़े पेशेंट आते हैं तो वो शायद फीवर और फ्लैंक पेन ये सब लेकर के नहीं आएंगे, वो कंफ्यूजन लेकर के आएंगे। जब पेशेंट अपने नानी को या नाना को, दादा को, किसी को लेकर के आ रहे हैं बूढ़े पेशेंट को, इन लोगों में ज्यादा की कंफ्यूज्ड है, पता नहीं क्या ऑल बॉल बक रहे हैं, क्लियर नहीं है दिमाग, क्लियर नहीं है उनका, चीजें नहीं बता पा रहे हैं। तो ये कई बार है ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का समझिए कि बहुत अलार्मिंग साइन है, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन जब भी पेशेंट लेकर आए हमें सोचना है, खास करके बूढ़े पेशेंट में
ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है साइंस सिम्टम्स। हमने लोअर भी देखा जिसमें कि पेशेंट ज़्यादा पेल्विक पेन बता रहा है, बर्निंग बता रहा है, वो सब चीज़ें। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि अपर यूटीआई, जब पाइलोनेफ्राइटिस या यूरोसेप्सिस टाइप की चीज होगी तो देखिए कैसे कैसे दर्द और क्या क्या चीजें लेके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि ये यूटीआई करता कौन है। तो बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, फंजाई भी कर सकता है, फंगस भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो आपके सामने भी दिख रहा है, इसको ई कोलाई कहते हैं। ये स्टूल में होता है। तो हमने बताया था कि बैक्टीरिया स्टूल वाले रास्ते से, एनस के रास्ते से आगे चढ़ जा रहा है, वहां से चिपक करके और फिर ऊपर जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो वही स्टूल में जब है कोई इन्फेक्शन नहीं, लेकिन वही यूरिनरी ट्रैक्ट में जब चला जा रहा है तो इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये आपको समझना है कि नॉर्मल जो पेशाब होता है वो स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है, होना नहीं चाहिए उसमें। तो इसलिए ये बैक्टीरिया जब वहां चढ़ेगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ई कोलाई मोस्ट कॉमन है, 70 से 80% लोगों को ई कोलाई के चलते यूटीआई होता है। एंटेरोबैक्टीरियस वैसा ग्रुप है बैक्टीरिया जो कि स्टूल में रहता है। तो स्टूल में बहुत से बैक्टीरिया आपको यूटीआई कॉज कर सकते हैं। क्लेप्सियला एक तरह का बैक्टीरिया, वो भी कर सकता है। और प्रोटियस हमने जो बताया कि प्रोटियस ऐसा बैक्टीरिया है जिन लोगों को स्टाइफॉन कैलकुलस या ऐसा स्टोन जो उनके पूरे पेल्विस में बड़ा हो जाता है, उस तरह के पेशेंट को प्रोटियस से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें नर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या वैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे हमने कहा कि समरीन देखिए इनको यूटीआई है तो उनको ये सब टेस्ट भेजना है, तो कैसे हम लोग उनका यूरिन सैंपल लें, क्या बताना होगा पेशेंट को, कैसे करना होगा, तो नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जानने का सबसे एक सिंपल जांच उसको यूरिनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ मतलब सिंपल मतलब जैसे कि यूरिन को देखना है, और खास करके हम देखना चाहते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तो डब्ल्यूबीसी अगर रहेगा और बैक्टीरिया रहेगा और कई बार ये एंजाइम नाइट्रेट्स रहेंगे तो बताता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, हम लोग को सिर्फ यूरिनालिसिस नहीं करना है, केवल देखना ही नहीं है, बल्कि उस बैक्टीरिया का कल्चर भी करना है, और कल्चर करके सेंसिटिविटी भी देखना है। कल्चर का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करना, उसका पूरा कॉलोनी बनाना। और सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जानना कि कौन सी एंटीबायोटिक से उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि वो हमें आइडिया देगा कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है। तो नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो अब किसी अब सोचिए कि किसी से आप ले रहे हैं, तो हमारे स्किन में बैक्टीरिया रहता है, अगर आपने सही से नहीं लिया, बीच का यूरिन नहीं लिया, शुरू का यूरिन ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया आ जाएगा, लेकिन उस पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं। तो सही से यूरिन पकड़ना, उसको क्लीन कैच कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को आप बोलेंगे कि आप यूरिन करना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा करने के बाद आप रोकेंगे, और रोकने के बाद फिर जो यूरिन होगा उस यूरिन को जमा करना है, क्लीन कैच। ये मैं करके और पेशेंट आपको है ना अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा इसका क्या मतलब होता है, लेकिन आज आपको याद रखना है कि क्लीन कैच होना है। ठीक है, हाउ टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम कैथेटराइज पेशेंट, ये अब एक दूसरी चीज हो गई। तो पेशेंट को फोलिक कैथेटर हमें लग रहा है कि नहीं इसको इन्फेक्शन हो गया है, वो वहां पे कैसे करना है। तो जनरली अप्रोच क्या रहता है, बैग से लेकर के यूरिन दे दिया, वो गलत है, उसमें बैक्टीरिया रहता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों को या तो कुछ फोलिक एसिड्स में एक्सेस पोर्ट रहता है जहां से आप यूरिन निकाल सकते हैं और भेज सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स में से आप क्या कर सकते हैं, पाइप को उसका क्लैम्प कर सकते हैं, बैग हटा सकते हैं, और जब नया जो यूरिन आ रहा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप चाहेंगे कोई कंटेमिनेशन आपको नहीं मिले। ठीक है, कभी भी फोली बैग से यूरिन नहीं लेना है, एकदम रॉन्ग है। अगर आप पहले से करते थे तो इस चीज को मत करिए, ये मिस्टेक था, अब दोबारा रिपीट मत करिए इस चीज को। ठीक है, तो नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोगों को यूरिन का सैंपल चाहिए, और यूरिन का सैंपल लेने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो पेशेंट बहुत बीमार होकर के आएंगे उन पेशेंट में हम लोगों को डब्ल्यूबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, क्रिएटिनिन, ये सब आरएफटी, ये सब चीजें भी हम लोग को लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखिए डायग्नोसिस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब जो पेशेंट्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मैंने बताया कि काफी बीमार हो सकता है, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, यूरोसेप्सिस, तो उनको तो मॉनिटर करना जरूरी है, उनको तो हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो अगेन नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पेशेंट एडमिट होगा, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट को आईसीयू में रखने की जरूरत है, या हम लोगों को पेशेंट को जनरल फ्लोर में हम लोग रख सकते हैं। तो उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ देखेंगे। आईज एंड नोज, पेशेंट कुछ ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, यूरिन कितना बना रहे हैं पेशेंट। ठीक है, हमें आईवी फ्लूइड देना पड़ता है कई बार इन पेशेंट को, ये पेशेंट उल्टी कर रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको खाना नहीं खिला सकते हैं कई बार। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन एंटीबायोटिक देने से पहले क्या करना है, सबसे पहले फटाफट हम लोगों को यूरिन पेशेंट का ले लेना है सैंपल। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट भर्ती हुआ और बहुत बीमार है पेशेंट, ठीक है, और यूरिन नहीं मिल रहा, हम लोग कुछ भी यूरिन नहीं मिल रहा है, तो एंटीबायोटिक पहले शुरू करेंगे कि यूरिन का सैंपल लेंगे। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि एंटीबायोटिक
से पहले हम लोग को यूरिन का सैंपल या ब्लड का सैंपल जो भी बोला गया ले लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक उसका रिजल्ट अफेक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैब नहीं खुला हुआ है और यूरिन नहीं मिल रहा है तो एंटीबायोटिक हमें डिले करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो कई बार हम लोगों को ये समझिए कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, एंटीबायोटिक लेना पड़ जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सैंपल नहीं ले पा रहे हैं, किसी वजह से लैब हमारा एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आइडियली कोशिश ये करना है कि एंटीबायोटिक देने से पहले ही हम लोगों को ये सैंपल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये रखना है कि अगर पेशेंट होश में है, सही से है, तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए उनको। 2 से 3 लीटर फ्लूइड एक दिन में पीना होगा। नहीं ले रहे हैं तो आईवी फ्लूइड देना होगा। हम लोग ज़्यादातर केस में ऐसे में आईवी फ्लूइड दे रहे होते हैं। जिन लोगों को आउट पेशेंट पे ट्रीट कर जिनको भर्ती नहीं करना पड़ रहा है हम लोगों को, उनको बोलिए कि पानी काफ़ी पीना होगा। क्यों? क्योंकि हम वो सिस्टम को एकदम फ्लश रखना है, साफ-सुथरा रखना है, ठीक है? और नर्सेज़ का जॉब है कि जो पेशेंट भर्ती हुए हैं, मैंने बताया कि उनका मेंटल स्टेटस, बात नाम ठीक से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कहाँ कौन-सी जगह पे हैं बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नर्सेज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उनका ओरिएंटेशन चेक करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा हमें याद रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉक, काफ़ी एक्सटेंसिव डिटेल टॉक है। अ और क्योंकि हम लोग ये इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही कॉमनली देख रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन समरी, फाइनल पॉइंट्स, हम लोग को समझना है कि यूटीआई बहुत कॉमन है और हम लोग को रिकॉग्नाइज़ करना है, डायग्नोज़ करना है, ट्रीट करना है। हमें समझना है कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं, कि किनको ज़्यादा होता है, कैसे उन पेशेंट को पहचान सकें, डायग्नोसिस हम उसका कैसे करते हैं, सैंपल कैसे लेना है, कैसे मॉनिटर करना है पेशेंट को, और नर्सेस का क्या रोल है, नर्सेस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं डायग्नोसिस में ही नहीं, पेशेंट की मॉनिटरिंग में और पेशेंट के ट्रीटमेंट में। कोई भी यूटीआई का पेशेंट आया, उसको एंटीबायोटिक चलना ही चलना है, उसको भर्ती कर करके दर्द की और नौजिया की दवा देने से और फीवर कम करने के लिए पैरासिटामोल देने से काम नहीं चलेगा, एंटीबायोटिक देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक था और हमने इसको टैकल किया है कम टाइम में बेसिकली। तो मैं अब आप सब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँगा वापस डिस्कशन में।